बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। साथ ही हम बिहार पर खिलाफत आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा और बिहार पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जो PYQs हैं या संभावित प्रश्न हैं PCS में पूछे गए, यूपीएससी में पूछे गए या SSC में पूछे गए, उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। प्री के लिए और मेंस के लिए भी मैं संभावित प्रश्नों की एक सूची आपको दूंगा जिसको आप बाद में प्रैक्टिस कर पाओगे। तो चलिए एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अभी बीपीएससी 72वीं की मैं तैयारी करवा रहा हूं, लेकिन मैं जो भी वीडियोस लाता हूं उसमें यह ख्याल रखता हूं कि आप किसी भी पीसीएस की या यूपीएससी के साथ साथ एसएससी की भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी जीएस की दृष्टि से ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। ये कब हुआ था? 1919 से 1923 के बीच में, और बिहार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ये भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो खिलाफत क्या था? खिलाफत जो है वो खलीफा से जुड़ा हुआ लगता है और खलीफा तुर्की में होते थे। तो भारत सहित विश्व भर के जितने भी मुसलमान थे वो जो अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे वो खलीफा को मानते थे, और वो खलीफा तुर्की का सुल्तान कहलाता था। तुर्की के सुल्तान को ही खलीफा कहते थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो तुर्क साम्राज्य विभाजित हो गया और तुर्की को अलग कर दिया गया और खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। इससे मुस्लिम, पूरे विश्व के मुस्लिम नाराज हो गए और इसे खलीफा का अपमान माना। तो चूंकि पूरे विश्व के मुसलमान नाराज हुए तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा और भारत के मुसलमान भी नाराज हो गए। अब नेतृत्व की अगर बात करें तो हम भारत के संदर्भ में पहले पढ़ते हैं, फिर बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो अली बंधु थे, भाई थे। उनके नेतृत्व में ये स्टार्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन भारत में, और इसे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा प्रतीक बनाया गया धीरे धीरे आगे चल के। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे कि कांग्रेस क्यों खिलाफत आंदोलन में साथ हुआ और क्यों फिर अलग होना चाह रहा था। ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आपको। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। सेम ऐसी चीज़ें ही आगे आपको सहयोग आंदोलन में भी देखने को मिलेगी। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक बड़े अवसर के रूप में देखा और कांग्रेस को खिलाफत समिति का समर्थन करने के लिए बोला था उन्होंने उस समय, जिससे असहयोग आंदोलन को भी मजबूती मिला था। लेकिन कांग्रेस इस तरह की राजनीतिक कार्रवाई पर एकजुट नहीं थी। कांग्रेस में कई विचारधारा के लोग थे, तो उनमें से कुछ विचारधारा के लोग जो थे वो खलीफा या खिलाफत के अगेंस्ट भी थे। बाद में कांग्रेस ने अपना समर्थन देने की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि जो जन आंदोलन में मुस्लिम की भागीदारी होनी थी वो खिलाफत आंदोलन का अपोज करके तो नहीं मिलना था। तो इसके मुस्लिम भागीदारी को शामिल करने के लिए यह सुनहरा अवसर था कि कांग्रेस खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दे। और मुस्लिम लीग चूंकि मुस्लिमों की ही पार्टी थी, इसलिए वो चाहे या ना चाहे उसने इसको पूरी तरह से समर्थन दिया था। किसको? खिलाफत आंदोलन को। ये समाप्त हुआ। कैसे समाप्त हुआ? तो तुर्की में क्या हुआ, मुस्तफ़ा कमाल पाशा आ गया। 3 मार्च 1924 को मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में खिलाफत को समाप्त कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष की बात करने लगे थे। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने धर्मनिरपेक्ष की बात करी थी। तो जो खिलाफत और खलीफा की बात होती है वो मुस्लिम धर्म के लिए होती है, सिर्फ कि सरिया कानून लागू हो और मुस्लिमों को अपने धर्म और अपने तरीके से ही शासन चलाने को कहा जाए, और नियम कानून और जो भी चीज़ें हैं उनके लाइफ में घटित होती हैं वो उसके अनुसार शरीयत कानून के अनुसार हो। लेकिन जब धर्मनिरपेक्ष की बात होती है तो वो सारे धर्मों के बारे में होती है। तो जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस चीज़ को अपना लिया, धर्मनिरपेक्षता को, तो स्वतः ही ये स्वाभाविक रूप से यह आंदोलन खत्म हो गया और अपना उद्देश्य ही खो गया। जो मुख्य उद्देश्य था कि मुस्लिमों को एकजुट करना, वही खो गया धर्मनिरपेक्षता के कारण। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद ही खिलाफत आंदोलन कमजोर पड़ गया था। अपने देश में असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस लिया था। चौरी चौरी घटना अब आगे आके हम पढ़ेंगे इसी में आगे। तो जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया महात्मा गांधी ने तो खिलाफत आंदोलन यहाँ भी कमजोर पड़ गया था।
बिहार पर खिलाफत आंदोलन क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था, फिर भी नवंबर 1919 में पटना हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई थी। पटना में अध्यक्षता की थी हसन इमाम ने, और मार्च 1920 में बिहार के मुसलमानों ने हड़ताल की थी। तो हमने खिलाफत पढ़ा और बिहार पर खिलाफत आंदोलन का प्रभाव पड़ा। अब आगे देखते हैं, आगे में पढ़ना है असहयोग आंदोलन और बिहार पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, और बिहार में भी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो खिलाफत को अच्छे से पढ़ा दिया है मैंने। अब असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन की घोषणा की बात करते हैं तो 1 अगस्त 1919 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। इसे खिलाफत आंदोलन के समर्थन के रूप में शुरू किया गया था। गांधी ने अली बंधुओं के साथ राष्ट्रीय एकता का प्रसार करने और सरकार के साथ असहयोग करने के संदेश का प्रचार करने हेतु बहुत ज्यादा व्यापक लेवल पे दौरे किए थे। अली बंधु कौन? खिलाफत वाले। तो खिलाफत असहयोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश उपाधियों और वस्तुओं का इसमें बहिष्कार किया गया, स्वदेशी का प्रचार किया गया, चरखा की बात की गई कि अब विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे और चरखा पे जो हम धागे काटते हैं उससे ही वस्त्र बनेगा, वही पहनेंगे, और चरखा एक महत्वपूर्ण घरेलू सामान बन गया था असहयोग आंदोलन के दरमियान। साथ ही अस्पृश्यता को, छुआछूत को दूर करने की बात की गई, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, और मादक पदार्थ जो शराब का सेवन होता था उनका भी बहिष्कार किया गया। प्रतिक्रिया की क्या हुई? तो जब असहयोग आता है तो पूरे देश से गांधी जी ने अपील करी थी कि आप असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाओ। तो हजारों छात्रों ने सरकार ने जो स्कूल और कॉलेज स्थापित की थी जहां वो पढ़ रहे थे उसको छोड़ दिया। शुरू में आंदोलन का नेतृत्व भी छात्रों ने ही किया था। भारतीय व्यापारिक समूह का समर्थन प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि जब हस्तशिल्प और स्वदेशी चीजों की बात होने लगी तो भारतीय व्यापार समूह को फायदा होने लगा, तो उन्होंने समर्थन कर दिया व्यापारिक समूह ने। आंदोलन में किसान भी बड़ी तादाद में भागीदार होते दिखाई गए थे। महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था और पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया उन्होंने। साथ ही इसी आंदोलन में एक तिलक कोष, इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा, तिलक कोष का भी गठन किया गया था, और महिलाओं ने अपने गहने दिए थे उस कोष में जमा करने के लिए। उसी समय तिलक की मृत्यु भी हुई थी। इसका असहयोग आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया था। महिलाओं द्वारा विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया था। ये सारी प्रतिक्रियाएं पूरे देश में देखने को मिलता है असहयोग आंदोलन के समय में। तिलक स्वराज कोष की स्थापना, ये अलग से एक बार समझ लीजिए। महात्मा गांधी ने 1921 में बाल गंगाधर तिलक की पहली पुण्यतिथि जो 1 अगस्त को होती है, तो 1920 में वो मरे थे 1 अगस्त को, तो पहली पुण्यतिथि को के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज कोष की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो असहयोग आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए। असहयोग आंदोलन को कहाँ से पैसा मिलेगा? तो 1 वर्ष के भीतर 1 करोड़ रुपये जमा करने का लक्ष्य रखा गया था, और स्वदेशी के प्रसार व राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। अब असहयोग आंदोलन समाप्त कैसे होता है? तो क्या होता है कि 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौड़ा चौरी नामक स्थान पर भीड़ और थाने के भीड़ ने क्या किया, थाने के पुलिसकर्मियों के मध्य जो संघर्ष हुआ था, और भीड़ ने क्या किया कि पूरे थाने को आग लगा दिया था और 22 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस खबर ने गांधी जी को बहुत ज्यादा आहत किया था, बहुत ज्यादा अंदर तक झकझोर के रख दिया था, और उन्होंने तुरंत ही 12 फरवरी को 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। जब घोषणा हो गई तो आगे जाके गांधी जी को ही ठहराया गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, तो उन्हीं को अंग्रेजों ने ठहराया जिम्मेदार, और मार्च 1922 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कारावास की सजा सुना दी गई। गांधी जी को जेल हो गई 6 वर्ष की। तो अब असहयोग आंदोलन जब विफल होता है तो उसके कुछ कारण होते हैं। तो कारण क्या था? पहली तो बात तो ये कि सरकार द्वारा बातचीत का अभाव। सरकार ने कभी भी असहयोग आंदोलन के बारे में आगे बढ़ के कांग्रेस के नेताओं से या गांधी जी से बात करना जरूरी नहीं समझा। दूसरा, नवंबर 1922 में तुर्की के लोग जो मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन में उठ खड़े हुए थे, और उन्होंने सुल्तान को राजनीतिक सत्ता से वंचित कर दिया और धर्मनिरपेक्षता अपना लिया था। इसलिए भी वो, चूंकि खिलाफत और ये साथ में चल रहे थे असहयोग, तो वो भी असहयोग भी ठंडा पड़ गया। तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया था, और वर्ष 1924 में खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो ये सारे जो कारण थे, ये असहयोग आंदोलन के भी विफलता के कारण बने थे, क्योंकि दोनों आंदोलन साथ साथ चला था, खिलाफत और असहयोग। अब बिहार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इसको हम पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। बिहार के एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए अच्छा होगा ये, मेंस और प्री दोनों के लिए। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, और 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ CR दास के सहयोग से, जहां पर C विजय राघवाचारी अध्यक्ष बने थे।
अब बिहार में उसी समय बिहार में भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की में राजेंद्र प्रसाद ने इसे अपनाने की बात की थी। किसको? असहयोग आंदोलन को। और शाहाबाद में नशाबंदी की गई 1920 में। ये मैंने घटनाक्रम को इस तरह से रखा है कि आपको कहीं से प्रश्न आए तो आप बना सको। जैसे स्टार्ट कैसे होता है, बिहार में कैसे कैसे आता है। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ सीआर दास के सहयोग से, और वहां के अध्यक्ष चुने गए सी विजय राघवाचारी। ये सब नाम याद कर लीजिएगा। बिहार में भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, जहां राजेंद्र प्रसाद ने बोला था कि अब असहयोग आंदोलन को हमें अपना लेना चाहिए, और उसी के तहत शाहाबाद में नशाबंदी की गई थी 1920 में। ये सब असहयोग आंदोलन की वजह से हो रहा है। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी, और वो उस समय मजिस्ट्रेट थे, और मजिस्ट्रेट के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक जब असहयोग आंदोलन में आपने पहले पढ़ा इससे पहले वाले स्लाइड में कि छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, तो पढ़ना तो जरूरी था, इसलिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्राचार्य बने थे राजेंद्र प्रसाद। अब राष्ट्रीय महाविद्यालय जो है वो उसी के अंदर एक बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। गांधी जी ने स्थापित किया था उसे, और उसके कुलाधिपति मजरूल हक और कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया था। मजरूल हक जो ही है, जो असहयोग आंदोलन के दरमियान एक खैरू मियाँ थे, जिन्होंने जमीन दान में दी थी, और उस जमीन को जो थी वो दीघा के पास थी, और वहां पे सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने की थी। कहाँ की थी? दीघा के पास, पटना में है ये। और किसकी जमीन पे की थी? तो खैरू मियाँ ने जमीन दी थी दान में। सदाकत आश्रम जो जब स्थापित हो गया, तो उसी के अंदर से एक द मदरलैंड समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था 1921 में। ठीक है। अब फुलवारी शरीफ की बात होती है, तो फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद नाम के एक व्यक्ति ने इमारत ए सरिया संस्था की शुरुआत की थी। यह भी असहयोग आंदोलन का प्रभाव था बिहार पे। और फिर 22 दिसंबर 1921 को जब युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे, तो पूरी सिटी में असहयोग आंदोलन की वजह से हड़ताल किया गया था, और कहा जाता है कि वो जब पटना सड़कों पर घूम रहे थे तो उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। तो इस तरह से बिहार पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ा। इस तरह से हमने खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ा, उसका प्रभाव बिहार पे पड़ लिया। असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा, उसका प्रभाव बिहार पे पड़ लिया। और अब आगे हम प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, कि पीसीएस में, एसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक प्रारंभिक परीक्षा में, उसको मैंने ढूंढ के यहाँ पे रखा है। आइए उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद मेंस की परीक्षा में जो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उसकी बात कर लेंगे। यहाँ मैंने पीसी साथ एसएससी इसलिए रखा है कि जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो कहीं से भी उठा के वो दे देंगे। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी पीसीएस से उठा के एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। हो सकता है असहयोग और खिलाफत पे कभी 2023 में उत्तराखंड में यूपी पीसीएस में या एमपी पीसीएस में कोई प्रश्न पूछा गया हो, वो सेम वो प्रश्न उठा के आपको बीपीएससी में पूछ देगा। हो सकता है एसएससी में पूछा गया हो, टीयर 1 टीयर 2 में, वहां से उठा के पूछ देगा। तो मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम प्रश्न को ढूंढ के यहाँ पे रख दें, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी कंटेंट आपने ऊपर पढ़ ही लिया है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी नई दिल्ली के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी, नवंबर 1919 में। ठीक है। खिलाफत आंदोलन का अंत कब और कैसे हुआ? 1924 में कमाल पाशा द्वारा तुर्की में खिलाफत समाप्त होने के बाद। ये चीज आपने पहले पढ़ा है। मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया? उन्होंने खलीफा के पद को खत्म किया, सुल्तान को हटाया और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करी। तो जो मेन ध्येय था, जो मेन मोटो था खिलाफत आंदोलन का, वो समाप्त हो गया। इसलिए इसका अंत इसी वजह से हुआ। उत्तर प्रदेश में आधिकारिक तौर पर खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है या बनाया गया था? 31 अगस्त 1920 को। ये सब याद कर लीजिएगा आप। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा पद को पुनर्स्थापित करना। तुर्की के खलीफा पद को प्रथम विश्व युद्ध के बाद खत्म कर दिया गया था, उसे दोबारा स्थापित करने के लिए जिस खलीफा को पूरे विश्व के मुसलमान अपना नेता मानते थे, आध्यात्मिक गुरु मानते थे, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन की गई थी। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? शौकत अली और मोहम्मद अली, अली बंधुओं ने की थी। आपको ये याद रखना है, अली बंधुओं ने। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? वे असहयोग आंदोलन के साथ हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, इसलिए किया था। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। आगे चलते हैं। मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। ये एसएससी में पूछे गए प्रश्न अब आगे आएंगे आपको, जो सीजीएल पूछे गए हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में भी और सीएचएसएल में भी, हायर सेकेंडरी लेवल पे भी। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। खिलाफत आंदोलन की बात हो रही है।
1920 का खिलाफत आंदोलन जो है वो किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था, तो तुर्की के खिलाफ, क्योंकि खलीफा कहाँ पे थे, तुर्की में थे। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध के लिए प्रारंभ किया गया था, तो टर्किश खलीफा, तुर्की के खलीफा, यहाँ अंग्रेजी है टर्किश, तुर्की के खलीफा। मार्च 1919 में बंबई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी, खिलाफत समिति बनाई गई थी। ये सारे प्रश्न खिलाफत आंदोलन से संबंधित। आगे असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कब किया था, इन्होंने किया था बॉम्बे में 1919 में। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता नेत्री थे, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। गांधी जी ने आशा व्यक्त की थी कि असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं, तो खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ के। असहयोग को किसे जोड़ा गया, खिलाफत। जब भी खिलाफत की बात होगी असहयोग आंदोलन साथ साथ चलेगा, असहयोग की बात होगी खिलाफत आंदोलन साथ साथ चलेगा, ये आपको ध्यान रखना। देखिए ये सीपीयू में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका नाम था शौकत अली, चौधरी शौकत अली। ये क्वेश्चन भी सीजीएल में आया है। इस तरह से हमने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर ली, तो इसको अगर आप इसको 2-3 बार देख लोगे तो आपको याद भी हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है खिलाफत आंदोलन पीसीएस में पूछे गए मुख्य परीक्षा के प्रश्न, या पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो खिलाफत आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को मुस्लिम जनसमूह से जोड़ दिया, लेकिन इसके धार्मिक निहितार्थों ने धर्मनिरपेक्षता को कमजोर किया। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ऐसा प्रश्न आपको आ सकता है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा नोट्स, मेरे नोट्स से लेके। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन के विलय के क्या कारण थे, क्या इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया, या फिर प्रश्न ऐसे आ सकता है खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य अखिल इस्लामी, पैन इस्लामिक था, ना कि राष्ट्रीय। इस कथन पर चर्चा की। आपने पढ़ा है ना, पूरे विश्व के मुसलमान खलीफा को मानते थे, इसलिए ये अखिल इस्लामी था, पैन इस्लामी था, ना कि सिर्फ भारत की बात थी। तो इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। जब आप कंसेप्ट समझ जाते हो, कंटेंट को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिख पाओगे। वैसे मैंने बताया है हर वीडियो में कि जब सारा कंटेंट बीपीएससी का पूरा समाप्त हो जाएगा, प्री मेंस की तैयारी पूरी हो जाएगी, तो मैं कंटेंट की तैयारी हो जाएगी, तो मैं मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, और इस तरह से करवाऊंगा। इसके भी खिलाफत आंदोलन के बारे में, खिलाफत आंदोलन पर मैं एक अच्छा सा पॉइंट वाइज नोट्स बना के आपके सामने रख दूंगा और समझा दूंगा आपको एक वीडियो में कि आप 500 से 600 शब्दों में आराम से लिख पाओगे, और अगर शॉर्ट आंसर आया तो उससे ही निकाल के लिख पाओगे। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से वीडियो को याद कीजिए। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन में जो एसएससी में, पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, या पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को आधिकारिक शुरुआत हुई। प्रस्ताव नागपुर कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1920 में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920, आपको डेट याद रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी, गांधी जी ने केसर ए हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक लौटाए। यहाँ पे जो आंसर है वो है केसर ए हिंद। तो असहयोग आंदोलन में कौन सी उपाधि गांधी जी ने लौटा दी थी, वो है केसर ए हिंद। किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, चौरा चौरी, आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। और यह घटना जो हुई थी वो फरवरी 1922 में हुई, और इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 5 फरवरी को हुई थी ये घटना, और 12 फरवरी को उन्होंने समाप्ति की घोषणा कर दी थी असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। इसमें जो नाम है वैसे राजेंद्र प्रसाद ने भी छोड़ी थी। इसमें नाम है चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू का। तो इन दोनों का नाम है, तो इसमें आपको सीआर दास दिख रहे हैं, तो आप सीआर दास आंसर में मार दीजिएगा। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था, तो विधान परिषदों का चुनाव लड़ना, ये कार्यक्रम शामिल नहीं था। सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना शामिल था, विदेशी कपड़ों की होली जलाना शामिल था, और सरकारी उपाधियां लौटाना भी शामिल था। लेकिन विधान परिषदों का चुनाव लड़ना ये शामिल नहीं था, क्या सहयोग की बात थी। चुनाव लड़के आप सरकार के साथ जुड़ जाते हैं तो वो सहयोग वाली बात होगी। आगे, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन में रखा गया था, असहयोग आंदोलन। देखिए ये ऑब्जेक्टिव असहयोग आंदोलन के लिए ही है, फिर भी आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। गांधी जी ने वादा किया था कि यदि अहिंसक तरीके से आंदोलन चला तो 1 साल में ही स्वराज मिलेगा, और इसके वजह से पूरी देश उनके साथ हो गया था, पूरा देश। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या प्रोत्साहित किया गया था,
चरखा और करघा का प्रयोग। स्वदेशी कपड़े पहनिए, कताई बुनाई कीजिए और विदेशी कपड़ों को ना बोलिए। तो चरखा और करघा का उपयोग। खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन के साथ विलय किसने किया था? गांधी जी ने। ये मैं पढ़ा चुका हूं आगे भी। और जो मेन मुद्दा था वो था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921 तक चेम्सफोर्ड ही थे और ये उसके बीच में ही हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? देखिए दोबारा से आ गया है प्रश्न, नागपुर अधिवेशन में 1920 में। आगे चलते हैं। अब देखिए एसएससी में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? सितंबर 1920 से अप्रैल 1922। 12 अप्रैल को समाप्त हो गया था ये असहयोग 12 फरवरी 1922 को समाप्त हो गया था ये। असहयोग आंदोलन को किस दौर में गति मिली थी? तो 1921-22 में मिली थी। ये देखिए एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 ईस्वी में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में किया था? फिर से देखिए प्रश्न है, ये है मुंबई में। मेरे ख्याल से ये नागपुर है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन में नागपुर है और नागपुर महाराष्ट्र में है अगर, तो आप मुंबई यहाँ पे लगा के आइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में संयुक्त आंदोलन को अपनाया गया था? ये आपका नागपुर अधिवेशन। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समर्थन मिला था? ऑब्वियस है असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने आशा व्यक्त की थी कि सहयोग को अगर किसी के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी को समाप्त कर सकते हैं एक तरह से मिलकर, तो वो है खिलाफत आंदोलन। तो सहयोग को खिलाफत जोड़ते हैं। सेम क्वेश्चन पीछे से पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन एसएससी में पूछा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कहीं से भी प्रश्न उठा के दे देते हैं एग्जाम्स में। निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? शौकत अली। ये पीसी से पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। देखिए दो प्रश्न ऐसे आ गए, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको एक जगह पे रखा है। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? 1922 में। रट लीजिए इसको। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में, ये चौड़ा चौड़ी है, इसको भी याद कर लीजिए बिल्कुल। चौड़ा चौड़ी की अहिंसक घटना के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? यह असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन समूह चौड़ा चौड़ी से है, इसको याद कर लीजिए बिल्कुल। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया जब, ये डेट की बात कर रहा है, चौरा चौरी में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिस वाले मर गए थे। तो आंसर है फरवरी 1922। 5 फरवरी को हुआ था, 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया था। ये भी आपका हायर सेकेंडरी लेवल एसएससी में पूछा। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1922 में, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन के मध्य पड़ने का एक कारण नहीं था? तो आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया, जिससे आंदोलन मंद पड़ गया। ऐसा नहीं था। वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव में ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार ने एक समस्या खड़ी कर दी, ये कारण था। कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया, ये कारण था। खादी का कपड़ा होने लगा, उसके बाद जो है वो गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे, ये कारण था। तो ये कारण नहीं था कि वो घरेलू कामों की ओर मुड़ गए। ठीक है, तो आंसर है इसका डी। अब असहयोग आंदोलन में पीसीएस में पूछे गए जो प्रश्न है या पूछे जाने की संभावना है मुख्य परीक्षा में, वो मैंने यहाँ पे डाला है कि असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला वास्तविक जन आंदोलन था। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर 1920 में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के मुख्य कारणों, उद्देश्यों, परिणामों की चर्चा। फिर महात्मा गांधी ने कौन से कार्यक्रम किए उस असहयोग आंदोलन में। फिर असहयोग आंदोलन का स्थगित होने के बावजूद इसके दीर्घकालिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, ये है। और असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन के विलय के क्या कारण थे? हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है। तो ये चारों पांचों क्वेश्चन है, आप मेरे नोट से ही इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अलग से आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आप लिख पाओगे, दोनों मिला के। और अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आप कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने की, मुझे कमेंट में और आप PDF वगैरह भेज सकते हो अटैच करके, मैं उसको चेक करके आपको वापस भी करूँगा कि क्या सही है क्या गलत है और कहाँ पे गलती कर रहे हो कहाँ सही कर रहे हो। और साथ में ये बता दूं आपको कि जब ये सारा कंटेंट समाप्त होगा एक बार पूरा सिलेबस, तो मैं आपको मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा दूंगा। और जैसे ये 5 क्वेश्चन है, मैं हमेशा से बोलता हूँ एक टॉपिक पर 500 से 600 शब्दों में एक बार आपने अच्छे से मैंने फ्रेम करके दे दिया तो कहीं से भी प्रश्न आएगा आप उस टॉपिक पे लिख दोगे, कोई प्रश्न आएगा लिख दोगे, मैं उसी में आलोचना, कारण, उद्देश्य, परिणाम, समालोचना सब कुछ डाल दूंगा, आप आराम से उससे लिख पाओगे। तो आज के
हमें इतना ही पढ़ना है। अगले वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे और खास करके राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो 24-25 मिनट का है, थोड़ा लंबा है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बिल्कुल 4-5-10 मिनट में समाप्त नहीं करना चाहता था और साथ ही मुझे आपको प्री और मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवानी थी। इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाया है मैंने, और जो कंटेंट हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज से रेडी किए गए हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे कम पढ़ोगे चलेगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपने जितना मैंने लिखा है उतना आपने पढ़ भी लिया तो प्री और मेंस का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि आप जो मेरा चैनल है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान, वो सिर्फ मेरा नहीं है, आप लोगों का चैनल है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़े चैनल की और लोगों को लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।